अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज चर्चा सबसे पहले मायावती के एक्स पोस्ट के पर दिए गए बयानों की। मायावती जाति जनगणना में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, पूर्वांचल की अनदेखी के लिए भी। आज कांग्रेस पर वो अपने ट्वीट पर, या फॉर्मली ट्वीट जिसको कहते हैं ट्विटर, उस पर एक्स पोस्ट पर काफ़ी हमलावर रही, सरकार को भी कोसा। लेकिन इन दिनों अगर मायावती की स्ट्रेटजी देखें तो वो बीजेपी सरकार पर हमलावर बहुत कम रहते हैं, लेकिन ज़्यादा दोषी वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अटैक करती है। 2027 का चुनाव में 1.5 साल है, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव होने और ये सारी तैयारी पंचायत चुनाव के लिए। बीएसपी वैसे तो सिंबल पे चुनाव नहीं लड़वाती है, लेकिन इस बार मायावती की तैयारी है कि पंचायत चुनाव में भी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर चुन के आए, वो पार्टी का सिंबल दे सकती हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए और ब्लॉक प्रमुख के लिए, क्योंकि दो अलग अलग धाराएं बह रही। इस समय कहा जा रहा है हो सकता है कि सीधे जनता से भी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करवाया जा सकता है। मायावती एक्टिव है और वो कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसा क्यों है, पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे इस पे दलित चिंतक और एक्टिविस्ट केपी चौधरी जी से। जातीय जनगणना वो मुद्दा जिसे कई राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से भुनाने की कोशिश की है, और अब जब जातीय जनगणना कराने का ऐलान हो चुका है, नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, उसके बावजूद भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जातीय जनगणना लंबे वक्त तक न कराने को लेकर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि देश में राष्ट्रीय और जातीय जनगणना का भी कार्य कांग्रेस के समय से लटका पड़ा था, जिस पर काफी आवाज उठाने के बाद अब इस मामले में प्रक्रिया शुरू हुई है। जन कल्याण से सीधे तौर पर जुड़ा जनगणना का ये कार्य देश हित में अब समय से ईमानदारी पूर्वक पूरा होना चाहिए। केंद्र इस पर ध्यान दे। मायावती कांग्रेस पर इसलिए भी भड़क रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका वोट बैंक गिराने का बड़ा कारण इंडिया गठबंधन रहा था, जहां मायावती का परंपरागत वोट छिटका तो कांग्रेस और सपा को सीटें मिलने में मदद मिली थी। गौर करने वाली बात है कि मायावती ने इस बार कांग्रेस पार्टी को तो घेरा, लेकिन सपा के बारे में कोई बात नहीं लिखी। अब ये मायावती का कोई दाव है या संदेश, ये कह पाना मुश्किल है। तो वहीं मायावती ने अपने पोस्ट में बीजेपी के 11 साल की उपलब्धियों को लेकर भी कटाक्ष किया है। मायावती ने लिखा है कि भाजपा ने केंद्र में अपने 11 सालों के कार्यकाल के बारे में जो अपार उपलब्धियां वर्णित की हैं, वे जमीनी हकीकत में लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, दुख दर्द आदि दूर करने अर्थात जनहित व देश हित में कितनी लाभदायक रही हैं, सही समय आने पर जनता खुद उनका जवाब दे देगी, जिसकी पूरी उम्मीद है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि मायावती भी 2027 के चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है। वो लगातार पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकें कर रही है और संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसकी जानकारी भी उन्होंने पोस्ट कर ही दी है। उन्होंने फिलहाल पूर्वांचल में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया है। हालांकि पूर्वांचल पर जोर देने के कई मायने हो सकते हैं। पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली थी और 2019 में उनके सबसे ज्यादा सांसद भी वहीं से चुनकर आए थे, तो वो अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही हैं। मगर पश्चिमी यूपी की तरफ से उनकी जोश आजमाइश कम है, जहां से बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने में सक्षम है।
तो मायावती चाह क्या रही हैं इस वक्त, जो उनकी स्ट्रेटजी समझें कि पूर्वांचल पर जोर है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो जाति जनगणना के लिए इस वक्त कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही। क्यों है ऐसा? अब तो जाति जनगणना का गजट आ गया है, 11 साल की उपलब्धियों पर भी एनडीए की सरकार या बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल मायावती राजनीतिक तौर पर इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से बसपा गुजर रही। 2014 से अगर इसको देखें, क्योंकि 2007 से 12 तक उनकी सरकार रही, 12 में सरकार गई, उसके बाद से 12 गया, 14 गया, 17 गया, 19 गया, 22 गया, 24 गया और 27 आ गया। एक 15 साल हो जाएंगे उन्हें कम से कम उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो। केंद्र में वो 2019 में उनको 5 से 10 सीटें पहुंची थी, 2014 में 0 थी और 2024 में भी 0। संघर्ष बड़ा है उनके लिए, लेकिन मायावती की स्ट्रेटजी पर अब खुद पार्टी के अंदर भी थोड़ा थोड़ा विरोध है, और जानकार भी मान रहे हैं कि वो स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा। आकाश आनंद को लेकर हो, आकाश आनंद को फ्री हैंड दिया है, और ये मानना पड़ेगा कि इस बार जब चंद्रशेखर ने अटैक किया था आकाश आनंद पर कि वो राजनीति में आए, तो मायावती ने बिना नाम लिए बरसाती मेढक तक करार दे दिया था उनको। तो क्यों वो एक तरह से वो इस परेशानी में अपने को पा रही हैं कि अगर इस बार वो अगर कुछ कर पाई तो जो ये 9% पे वोट आकर रुका है वो कहीं और नीचे खिसक न जाए। और इसी दलित वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में उनके लिए अब ये ऐसा होता जा रहा है कि वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि बीजेपी को अटैक करें और कांग्रेस को, क्योंकि 2024 के नतीजों में जो दलित वोट शिफ्ट हुआ है वो इंडिया गठबंधन में गया है। इसलिए उनको लगता है जो गया वोट है उसी को वापस लाना है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है 14 में भी उनकी 0 आई थी। जातीय जनगणना को लेकर यूपी कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद ने भी हमला बोला है, कांग्रेस पे हमला बोला है, मायावती और अखिलेश पे भी बोला है कि क्यों इन लोग की राजनीति बहुत निचले पायदान पे चली जा रही है, ये लोग फायदा नहीं, जनता ने भरोसा किया था उसको नहीं उठा पाए। तो पहले संजय निषाद की ये बयान सुनिए। देखो, इन लोगों पर 30 साल तक विश्वास किया जनता ने कि पिछड़ों की आवाज बन के दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस को इसीलिए हटाया था उत्तर प्रदेश की जनता ने कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली जाएगी और कांग्रेस से नीतियां बनवाएगी कि उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास की मुखधारा में लाया जाए। लेकिन 10 साल तक इनके सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी, एक सिंगल बार भी सदन में आवाज नहीं उठाया कि मतलब जनगणना होनी चाहिए। मैं बल्कि जब 7 जून 2015 को जनगणना की आवाज उठाई गोरखपुर में कि हमारे सेंसस में जो 1961 के उल्टे ही गोली मार दिया,
302 मूल्य बना दिया, 60 गाड़ियां फूंक दिया। वो आंदोलन था हम लोगों का कि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित जनगणना होनी चाहिए कि हम 1961 में 70 लाख हैं, 7,000 क्यों कर रहे हो, हमारी उपजाति को किसी में क्यों डाल रहे हो, नो एनी हेल्प और द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। तो जाके 31 दिसंबर 2000 किया उन्होंने, जाते जाते कि अंतिम दिन जब सांस बंद होने लगा कि 31 दिसंबर 2016 को कि नहीं, केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर एक बार बात हम तो रहा है, ये जो है ये जो है पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित है। तो आज विश्वास तो इन लोगों ने खोया, क्योंकि जब ये सत्ता में रहते थे तो अमर सिंह एंड कंपनी दिखाई देती थी, बहन जाती थी तो मिश्रा एंड कंपनी दिखाई देती, बाकी गरीब कहाँ थे सोचे। अगर इन्होंने विश्वास जीता होता, विश्वास जीता था जनता का, लेकिन विश्वास में इन लोगों को समय था कि करना, वो तो मोदी जी ने उसको कैश कराया। तो देखिए, ये राजनीति है, इसको किस तरीके से खेलना है, ये वो संजय निषाद है जिस 2015 और 2016 का बता रहे हो, 17 का, 18 में अपने बेटे को बीजेपी के खिलाफ से चुनाव लड़वा रहे थे। आज बता रहे हैं मोदी जी ने जाति जनगणना का मुद्दा कैश करा लिया, क्योंकि इस वक्त वो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं बीजेपी सरकार में। ये राजनीति की ही सारी खेल है, सारा खेल है कि नेताओं को जो जिस समय अच्छा लगता है उसकी बात करते हैं। तो जाति जनगणना को लेकर दरअसल उत्तर प्रदेश में एक धीरे धीरे चर्निंग हो रही है। सरकार की तरफ से जो गैजेट नोटिफिकेशन है 27 में शुरू होगा और 26 अक्टूबर में पहला चरण शुरू होगा, लेकिन मालूम है उसके बाद जो नंबर निकल के आने हैं उस पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जो नंबर है, लगातार ये कहा जा रहा है जिस तरीके से बिहार में हुआ, जो जाति सर्वे करवाया था नीतीश सरकार ने, जो निकल के आया, तो वहां पर 72% तक कह रहे हैं कि OBC था। तो ये उत्तर प्रदेश में भी हाल हो सकता है। अब इस पर कैपिंग क्या होगी? राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा लगातार उठा रहे, और जाति जनगणना का मुद्दा ही वो मुद्दा है जो अब कम से कम 27 में इसको भुनाने के लिए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दो हाथ करने को तैयार है। राहुल गांधी ने कहा था मैं सरकार से जाति जनगणना करवा कर रहूंगा, लेकिन बीजेपी क्या है कि, और ऐसा क्यों है कि वो विपक्ष की लाइन पर अब बैटिंग करने को मजबूर है, उसकी पिच पर क्यों जा रही है? जाति जनगणना का मुद्दा अब धीरे धीरे NDA में भी घटक दल इस पर अपना दबाव बना रहे थे। नीतीश कुमार हो, चिराग हो या चंद्रबाबू नायडू, सरकार केंद्र की जान गई थी कि अब ये मुद्दा करवाना पड़ेगा, इसीलिए उसने वो टाइम बाउंड लिया। आप सोचिए, आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, फिर 21 में हो नहीं पाई क्योंकि कोविड था, और इसको खींचते खींचते 26, 27, नतीजे आते आते 28 लास्ट होने वाला होगा, कम से कम 8 महीने। और उसके नंबर कब? क्योंकि जातीय जनगणना का कुछ हिस्सा मनमोहन सिंह सरकार ने करवा के रख लिया था, लेकिन वो नंबर जग जाहिर नहीं किए गए उस तत्कालीन UPA सरकार के अंदर खटपट की वजह से। तो जब तक नतीजे आएंगे तब तक 29 की सरकार के मौजूदा सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा होगा और 29 में जाने के लिए तैयार होंगे, तैयारी चल रही होगी, आखिरी साल होगा। ये वो साल होगा जिसमें ये तय होगा कि क्या हैट्रिक के बाद अब चौका मारने की तैयारी है नरेंद्र मोदी सरकार की, और कई चीज़ें हैं जो पूरा राजनीतिक सिनेरियो चेंज करेंगे। तो जाति जनगणना को लेकर अखिलेश, राहुल गांधी, मायावती या कहे बीजेपी भी अब इसको अपनी जीत बता रही है कि हमने ये फैसला लिया है, लेकिन ये बीजेपी को ही बताना होगा। 2014 से लेके
अब तक जनगणना ही नहीं करवा पाए थे। कोविड के समय के बाद ऐसा नहीं था कि कोविड तो 2022 तक चला गया था, करवाना चाहते करवा लेते, उसको लटका के 28 तक तो पहुंचा ही लिया है। उसके बाद डिलिमिटेशन होना है, फिर से सारी जो सीटें बढ़नी है, चाहे वो महिला आरक्षण बिल को हो, कई मुद्दों बात है। मेरे साथ केपी चौधरी जी जुड़ चुके हैं। केपी चौधरी साहब, मायावती जाति जनगणना मुद्दे पे अब बोलने आई हैं, सबसे पहला कमेंट। जी चौहान बोले। मैं पूछ रहा हूं, आपने ट्वीट देखा होगा उनका, मायावती जी का। जी मैं उसी पे चर्चा कर रहा हूं। तो नहीं, मायावती को नहीं है, एकदम पर से मैं तो जाति ये जनगणना पर कांग्रेस पे अटैक करने की क्या जरूरत? मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी तो अपनी ऐतिहासिक के रूप देख रहे हैं जी, और जो हमारे अखिलेश यादव जी हैं या मायावती जी हैं, सभी लोगों को जनगणना के बारे में ये मजा रहा था। बीजेपी किसी स्थिति में जनगणना के पक्ष में नहीं, और बार बार इसके लिए बीजेपी द्वारा हाउस भी सभा में मना किया गया। और इस पर मैं कहूंगा कि हमारे अनुराग ठाकुर ने तो यहाँ तक दिया लोकसभा के अंदर, इसको अपनी खुद की जाति का तरीका नहीं, वो जाति की बात कर है। और उसके बाद अचानक एपी ने इसमें टर्न लिया। बीजेपी ने जनता वाले विषय पर तो जब घोषणा की तो इसको राहुल गांधी और जो के नेता थे उन सभी, चाहे मायावती हैं, चाहे वो हमारे अखिलेश यादव की हैं, चाहे अपने एक राहुल गांधी जी, सभी लोगों ने कहा कि ये हमारी जीत है। नहीं, ये जीत मुझे समझ में नहीं आई। आपको क्या याद होगा, क्योंकि हर 10 साल पे होता था जाति जनगणना, 21 वाली इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोविड था। ये जो लिंगर ऑन डाला गया है, इसके लिए सीधे तौर पे किसको जिम्मेदार मानेंगे? देखिए चौहान साहब, मैं तो जानता हूँ जाति जनगणना होने से गरीब तबका, अनुसूचित जाति ओबीसी जो लोग हैं, डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं, उनकी संख्या निकल करके आनी चाहिए देश के अंदर। और जो बाबा अम्बेडकर ने विधान बनाया, उस संख्या के अनुपात में 22% का आसन लोगों को मिला। तो मैं ये माने एक ऐसी से नाते मैं ये कहता हूँ जनगणना बहुत जरूरी थी, को टाला गया, टाली नहीं जानी चाहिए थी। और जनगणना का जो निर्णय भारत सरकार ने लिया है, मैं एक दलित एक्टिविस्ट होने के नाते उसका स्वागत करता हूँ। होना चाहिए और इसका लाभ उस वर्ग को मिलना चाहिए, वो वर्ग चित है तो इसके लाभ का पॉइंट टेकन। केपी चौधरी साहब, पॉइंट टेकन कि स्वागत कीजिए, लेकिन जैसे आपने अपने पहले वक्तव्य में बोला, राहुल गांधी तो इसका एडवांटेज लेने के लिए कह रहे हैं कि हमने कहा था करवा लिया। अखिलेश यादव मान लीजिए इंडिया गठबंधन उन्हीं के साथ रख देते हैं। अब मायावती कांग्रेस पर अटैक करके क्या हासिल करना चाहती हैं? क्या उनको लग रहा है क्योंकि दलितों को साथ रखना है, अति पिछड़ों को साथ रखना है, तभी सरकार या सरकार बनाने जैसी कंडीशन में उत्तर प्रदेश में आ सकती हैं? उनका बड़ा वोट बैंक उनसे खिसका हुआ है और ये छठा चुनाव हो जाएगा। देखिए, जैसा कई डिबेटों में आपके साथ में चौहान साहब हमें चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपने भी माना है और पूरा देश ये मान रहा है कि पिछले दिनों में जो बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरा है, उसकी चिंता बहन मायावती जी ने व्यक्तिगत रूप से अपने हाथ में ली है। और वो अब पिछले दिनों में चाहे ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे पार्टी संगठन को मजबूत करने की बात हो, पार्टी संगठन की मीटिंग लेने की बात हो, वो इस समय अपने आप को बहुत ही एक्टिव रोल में हम उनको देख रहे हैं। तो जो अभी आपने कहा कि अगर वो कांग्रेस पर वार करती हैं या बीजेपी पर वार करती हैं या समाजवादी पार्टी वार करती हैं, ये राजनीतिक लोगों की राजनीतिक आवश्यकता हमेशा बनी रहती है और हो सकता है कि उनकी ये रणनीति का हिस्सा हो। और वो जो श्रेय लोग दूसरे ले रहे हैं, इस श्रेय को बहुजन समाज पार्टी के मुखिया होने के नाते उनका भी हक बनता है
क्योंकि वो एक ऐसे समाज से आती है कि जनगणना होने के बाद में सबसे केपी बड़ा साहब, लाभ आप उस मेरा वर्ग को सवाल नहीं मिलेगा जिस पकड़ वर्ग रहे से हैं, बहन मायावती जिस या तरह आप आती उससे है। बचना तो अपने चाह रहे समाज हैं? में एक सही मैसेज आप देने मेरा की सवाल सोच नहीं के लेना साथ चाह उन्होंने रहे हैं शायद या? इस मुद्दे को रखा होगा। केपी जी, मेरा कहना है कांग्रेस को जाति जनगणना के लिए जिम्मेदार अब ठहराना तो मुझे तो नहीं लगता कहीं सही है। जी मायावती नहीं, को क्यों मैं कांग्रेस? चौहान साहब अभी सबको समझ नहीं पाया कि बहन जी का जो वक्तव्य है उसमें कहीं क्या मतलब आप क्या कहना चाहते हैं उस वक्तव्य में? वो पढ़िए, मैं आपको सुना देता हूं। वो साफ कह रही है कि जातीय जनगणना कांग्रेस के समय से लटकी हुई थी, कांग्रेस लटकाए हुए थी। उनका कहने का मतलब ये है। तो वो कांग्रेस वो पर कह रही है अटैक- बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए चौहान साहब वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। कांग्रेस के जमाने से अटकी हुई है। कांग्रेस के जमाने से तो बहुत सारी चीजें अटकी हुई हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण का कायदा किया गया था, जो डिक्लेरेशन था पार्टी का 2004 में, और उसमें मीरा कुमार को और मुकुल वासनिक साहब को कई मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई कि निजी में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, और उसमें सारे उद्योगपतियों को बुलाया भी था बातचीत के लिए। लेकिन इस क्षेत्र का जो मामला था वो अटक रह गया। तत्कालीन देश के गृह मंत्री हमारे सुशील कुमार शिंदे थे, उन्होंने हमारे ताल कटोरे कहा कि हम आपका प्रमोशन पर रिजर्वेशन बढ़ाएंगे और आने वाला जो मानसून सत्र उसमें बिल लेकर आएंगे। उन्होंने हम रिजर्वेशन एक्ट बनाएंगे। तो बहुत से मुद्दे कांग्रेस के पर भी ऐसा नहीं अभी आज तक खड़े हुए हैं। जो कांग्रेस कहा वो काम कांग्रेस के स्तर पर पूरा नहीं हुआ। जनगणना कांग्रेस के में ड्यू थी तो कांग्रेस को करानी चाहिए। बहन मायावती ने जो कहा है उसमें गलत नहीं की बात बिल्कुल जायज है। आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैं मान लेता हूं ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल ठीक है। मायावती जी कह रही हर मुद्दा बड़ा देर से नहीं उठ रहा फिर, और आप कांग्रेस को घेर रही हैं। 15 साल से कर कौन नहीं रहा है? तब गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने सदन में कहा था कि जो 2011 में जनगणना होके रखी गई है उसको हम सार्वजनिक करेंगे उस रिपोर्ट को। क्यों नहीं की गई? आप उस पर तो सवाल नहीं उठा रही। मैं निश्चित रूप से देखना ये कहूंगा कि अगर 10-12 साल का रिजिम भारतीय पार्टी का है तो उस रिजिम में जो चीजें हुई हैं उनका भी उन्हें संज्ञान होना चाहिए, जितना कांग्रेस के 10 साल के काल को लोग आज संज्ञान हैं। आपको इसमें डिफेंड कोई करने को नहीं है। बीजेपी को और नहीं, जो चीजें मायावती कांग्रेस का के जो शासनकाल में हुई स्टैंड हैं, वो भी देश के सम्मुख जानी चाहिए। और जो 11 साल में बीजेपी के कार्यकाल में हो सकती थी जो नहीं हुई, उनका जिक्र भी देश के सम्मुख रखा जाना चाहिए। मैं इस बात का प्रबल पक्षधर हूं चौहान साहब। लेकिन वो नहीं रख रही है ना, तब फिर वो सवाल उठते हैं उनको। मैं तो मानता हूं मजबूत विपक्ष हो, मायावती और एक्टिव हो, लेकिन वो एक तरफ जाती हुई दिखती हैं। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनकी भाषा और दिशा एक ही है कि वो कैसे कैसे बीजेपी को डिफेंड करें, जबकि वो नहीं कर रही अपने किसी भी ट्वीट में। वो 11 साल के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के इस मत से पूरी तरह सहमत हूं। बहन मायावती जी का पूरा जीवन समर्पित रहा है अपने समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, देश के डाउन ट्रोडन्स के लिए। उन्होंने बहुत कुछ किया, उनका इतिहास पूरे विश्व के सामने है। ऐसे आरोप उन पर लगाना मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, मैं कई डिबेट्स में आपके साथ चर्चा में शामिल हुआ हूं कि आने वाले दिनों में आज वो अपने समाज की चिंता कर रही है, अपने समाज को अपना पूरा जो इतना उनके पास में ज्ञान है उसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है तो उसको अपने दामन में खुद झांकना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी है जिसका अपने 5 साल के कार्यकाल में अखिलेश यादव जी ने SC/ST समाज का पूर्ण नुकसान किया है। इवन SC/ST समाज से जुड़े महापुरुष या OBC समाज जुड़े महापुरुषों के नाम पर जिले बनाए, स्कूल कॉलेज बनाए गए, विश्वविद्यालय बनाए गए, उन सबका भी जो है ना मैं अपमान करने का काम किया। तो इसलिए अगर कोई आदमी इस पर टिप्पणी करता है तो पहले उसको अपने गृह में जरूर झांक लेना चाहिए। बिल्कुल। तो आप 2027 के लिए थोड़ा टाइम आपसे ज़्यादा चाहिए था, आप कनेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन अब मुझे दूसरी बड़ी खबर पे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आखिरी में आपसे एक कमेंट चाह रहा हूं कि 2027 में जातीय जनगणना का मुद्दा कितना बड़ा रोल प्ले करेगा?
चौहान साहब, मैं बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूं कि 2027 में के जनगणना का मुद्दा प्रमुख मुद्दा होगा। मतलब 2027 में उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा गर्म महत्वपूर्ण मुद्दा होगा तो वो जातिगत जनगणना का ही होगा, और पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का जाति जनगणना के आसपास ही घूमेगा। जाति जनगणना के आसपास घूमेगा, इसीलिए अखिलेश हो, मायावती हो, राहुल हो और इवन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो, सब जाति जनगणना का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। तो आपका बड़ी खबर में जुड़ने के लिए चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।